मैं सराइकी सूबे के हाथ में है। सराइकी सूबा बिल्कुल मैच्योर है, बन रहा है। जुबान पे तो तकसीम नहीं होगी। अगर आप वहां जाएं तो आप कहें कि हम आपका सूबा नहीं बनने देंगे, तो मैं आपको देखूंगा आपको कौन एक्सेप्ट करता है। जो लोग जनूबी पंजाब बनाना चाहते हैं वो सराइकी कौम के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मुकम्मल सूबा चाहिए, इंतजामी सूबा नहीं चाहिए। आज मैं मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान पढ़े कि असा सूबे को इंतजामी हिस्से तकसीम कर दे सो को मुस्तरद करें दे से साको इंतजामी यूनिट नहीं चाहिए, साको सूबा अलग चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सूबा सराइकी का नारा यूं लगा रहे हैं कि पंजाब इंतजामी नहीं बल्कि लसानी बुनियादों पर तकसीम किया जाए। वज़ीर आज़म ये नारा बड़ी शिद्दत से ऐसे वक्त पर लगा रहे हैं जब सियासी ताकतें मौजूदा साल को इंतखाबात का साल करार दे रहे हैं और मुल्क में लसानी अज़बियत अपने अरूज पर पाई जा रही है। सिंधी, बलोची, पख्तून और पंजाब के बाहमी तासुब की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब मामला इससे कई आगे निकल चुका है। अब बलोचिस्तान में पख्तून पट्टी, पख्तूनख्वा में हजारावाल और हजारावाल से आगे कोहिस्तानी, सिंध में शहरी और देही, जबकि पंजाब में पोटोहारी और सराइकी तासुब खुलकर सामने आ चुका है। बाहमी नफरतों का हाल अनफॉर्चुनेटली ये है कि इब्राहिम डाक बुख्ती कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बलोचिस्तान उस वक्त याद आया है कि जब उन्हें पंजाब की हाकमियत खतरे में नजर आ रही है। यानी बलोच नाराज क़यादत और सरदार पाकिस्तान से अलहदगी कबाब खोलने पर मुसर हैं। हजारा तहरीक वाले ये कहते हैं कि सूबा सरहद का नाम पख्तूनख्वा रखकर उन्हें नजरअंदाज किया गया है और इसलिए अब खैबर पख्तूनख्वा से सूबा हजारा जन्म ले ही ले। और तो और कौमी वहदत को लसानी, नस्ली और इलाकाई तासुब ने यहाँ तक चीचक ज़दा कर दिया है कि आज सिंधी वकला ने अदालतों का बॉयकॉट इसलिए किया हुआ था कि आला अदालतों में सिंध के देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वकला को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में जहां नफरतों के अलाव महरूमियों के नाम पर भड़क रहे हैं, वहां वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से कौमियत परस्ती का खुल्लम खुल्ला प्रचार किसकी खिदमत है? क्योंकि इंतजामी यूनिट के बजाय सराइकी वसीयत के नाम पर सूबा सराइकी का मुतालबा सिंध के सखर, खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान, पंजाब की सराइकी पट्टी के साथ साथ भक्कर मियांवाली के अजला पर मुश्तमिल एक नए आईनी हदूद अरबा का क़याम एक तरफ पूरी रियासत को एक आईनी बहरान से दोचार करेगा, तो दूसरी तरफ शिकस्त और रेत के शिकार मुल्क की वादत को एक बड़ा धचका लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं कि वजीर आजम और उन जैसे दीगर सराइकी वडेरे और जागीरदार अपना मौरूसी ताज और तख्त दरियाफ्त करने के बजाय इसी ढांचे में रहते हुए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें? और अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर इंतजामी बुनियादों पर एक नहीं बल्कि हर डिवीजन को सूबा बना डालें। लेकिन अवाम की फलाह अगर इन सियासी जुगादरियों के लिए अजीज होती भी तो फिर मकामी हुकूमतों का निज़ाम इस मुल्क में ख़त्म ना होता। लेकिन इसके बजाय इसको ज़्यादा मौसर बनाया जाता, ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता। नेचुरली सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म सराइकी सूबे की मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि अब्दुल कादिर गिलानी, उनके साहबजादे मुमकिन नए सूबे का वज़ीर आला बन सकें, या फिर गरीब सराइकी के मसाइल उनके पेश नज़र हैं? क्या हकीकी सराइकी सूबे की तश्कील के लिए दूसरे सूबों से भी सराइकी इलाके लिए जाएंगे? क्योंकि ये सराइकी जो बेल्ट हम देख रहे हैं ये सिंध से 2-3 ज़िले, पंजाब के तकरीबन 12 ज़िले, बलोचिस्तान से 2 ज़िले और खैबर पख्तूनख्वा से कम 1 ज़िला तो ज़रूर लेगा। यानी कि पाकिस्तान के दिल में ये गाड़ा जाएगा पूरा सूबा। ये किस तरह मुमकिन होगा? वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये फरमाते हैं कि हमें इंतज़ामी बुनियादों पर नहीं बस सूबा चाहिए, सराइकी सूबा चाहिए। बार बार ये फरमा चुके हैं और अब यकीनन आवाज़ें भी उठ रही हैं। अगर इंतज़ामी बुनियादों पर नहीं तो फिर मकसद आखिरकार क्या है? क्योंकि अभी हम ये देख रहे ये हैं कि सिंध में और कराची में ख़ुसूसन मुहाजिर सूबे के हर जगह बैनर्स लगाए जा रहे हैं, वॉल चॉकिंग भी की जा रही है। इसके साथ साथ हज़ारा सूबे की तहरीक के हवाले से भी आप आगाह हैं। हर जगह अगर लसानी बुनियादों पर ही या नस्ली बुनियादों पर ही अगर सूबे बनेंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा? यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान साहब, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मारवी मेमन साहिबा, हमारा
साथ दे रहे हैं आज डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली फैसल करीम कुंडी साहब और MQM के वसीम आफ्ताब हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इससे पहले मैं आप में से किसी से भी सवाल पूछूं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबा हैदर जमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ज़ईफ ज़रूर हैं मगर बड़े पुरजोश और जारहाना तरीके से जो है वो हज़ारा सूबे की तहरीक चला रहे हैं और कल कराची में पाए जा रहे थे। बाबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। बाबा सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जो आपने नारा जो उठा दिया, जो बोल दिया, अब उससे अनफॉर्चुनेटली हमें ये लग रहा है कि नस्ली तासुब का एक परचम बुलंद हो गया है, आपके पीछे पीछे वजीर आजम साहब भी शुरू हो गए हैं। तो ये मुल्क को आप सुधारने की, बेहतर गवर्नेंस की तरफ आप जाना चाह रहे हैं या मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये मुल्क को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। ये असूली बात यह है कि हमने कोई जज्बाती बात भी नहीं की है। ये सच है, किसी भी वजीर आजम को या वजीर आला को या उस शख्स को जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर है, अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। और वो अगर ये सिर्फ अपने घर तक, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक या अपने डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हो जाए तो फिर पाकिस्तान के अवाम क्या तवक्को करेंगे? पाकिस्तान के अवाम तो उस वजीर आज़म से या सदर पाकिस्तान से ये तवक्को करते हैं कि वो सारे पाकिस्तान की बात करेंगे यकीनन। और जब वो अपने लिमिटेड एरिया की बात करेंगे तो फिर कौन मानेगा कि ये वजीर आज़म हैं या सदर हैं? थैंक्स बाबा, स्टे विद अस। मगर कुंडी साहब आपकी जानिब आऊंगी। पहले तो महज ये पूछा जा रहा था कुंडी साहब कि ये हमारे वजीर आजम जो हैं, कहा जा रहा था कि क्या वजीर आजम जो हैं वो नस्ल परस्ती की सियासत की बुनियाद रख चुके हैं, क्या अब यही काम करेंगे? अब तो ये कहा जा रहा है कि बुनियाद रख चुके हैं। शुक्रिया जी। एक तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वजीर आजम साहब ने बिल्कुल अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, इसमें यह है कि बहुत पहले से एक आवाज़ सराइकी सूबे के हवाले से जा रही थी, हज़ारों सूबे के हवाले से एक आवाज़ बुलंद की जा रही थी। तो ऐसी कोई सच कोई बात नहीं है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इस फेडरेशन को मजबूत किया और इस फेडरेशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फेडरेशन की जो अलामत है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई लिसानी सियासत की बुनियाद रख लें या रख दी है। मुझे लगता है आपने सुना नहीं है कुंडी साहब कि वजीर आजम ने कल मुजफ्फरगढ़ में कहा क्या है। बिल्कुल, देखें कहा गया होगा या आवाम की एक उस पर कहा होगा कि जी हम हज़ार, देखें जी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती भी है और बंदा कहता है और हज़ारों सूबे की इसकी सराइकी सूबे की एक आवाज़ है और हमारी जनूबी पंजाब की एक आवाज़ है कि सराइकी सूबा बनना चाहिए और हम कॉन्स्टिट्यूशन बना जाते हैं। हम ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि जी ऐसा हम जबरदस्ती बना जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन का एक तरीका है और उसके मुताबिक पाकिस्तान की उस पार्टी ने पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं, अब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी आइन और कानून के मुताबिक होगी और इंशाल्लाह ये बात। कुंडी साहब आप डेप्यूटी स्पीकर हैं माशाल्लाह, मेरा आपसे सवाल ये है कि आइन के मुताबिक होगा ना, आप कहते हैं, यकीनन सही कहते हैं, मगर जिस तरह मैंने अभी ब्रेक से पहले भी बताया कि ये जो सराइकी सूबे की बात हो रही है महज जनूबी पंजाब से बस नहीं बनेगा, सिंध का सक्कर का एरिया भी है, आप DI खान को भी इन्वॉल्व करने की इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलोचिस्तान भी है, इसके अंदर पंजाब भी है, सिंध भी इससे अफेक्ट होगा। तो मुझे बताएं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और आइन तो कहता है कि हर सूबाई हुकूमत जो है करारदाद लाएगी। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मुख्तलिफ करारदादें लाएंगी? एक कहेगा मेरा हमारा सक्कर ले लो, एक कहेगा DI खान ले लो इसके लिए, यानी कि पाकिस्तान के दिल में आप कार्व आउट करेंगे एक सराइकी सूबा? देखें जी, इसमें ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तश्कील दी जो उसके ऊपर होमवर्क कर रही है और जिन जिन सूबों से अगर जैसे सपोज अगर आप कहते हैं DI खान या सक्खर या बलूचिस्तान या किसी सूबे से भी अगर उसका जो हिस्सा जाएगा तो उनकी जो सूबाई असम्बली है वो तो तय सिरे से उसको पास करेगी। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक होगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी सूबा इसको रिजेक्ट करेगा और बनेगा। जो भी अगर पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी प्रोविंशियल असम्बली जो है वो दो तय सिरे से इसको पास करेगी, उसके बाद वो फिर नेशनल असम्बली और सेनेट में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई सिंपल मेजोरिटी से या जबरदस्ती कोई हम बाकी सूबों से सूबे काट के हिस्से काट के और हम जो है जनूबी पंजाब सूबा जो है। अच्छा कुंडी साहब अगर आप इजाजत दें, मैं जाहिद खान साहब आपकी जानिब आऊंगी। आपके सूबे में तो दो तहरीकें जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं। एक आपका सराइकी सूबे की तहरीक भी आपके सूबे को भी इफेक्ट करेगी, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं हज़ारा सूबे की भी तहरीक है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये डेंजरस नहीं है, क्या ये वाकई खतरनाक नहीं है कि हमारे वजीर आजम एक सियासी बयान या सियासी नारे के लिए कहते हैं कि इंतजामी यूनिट पे नहीं बस सराइकी सूबा बन के ही रहेगा? महर आपने जो बात की बिल्कुल इसी तरह की है। मैं तो क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, हर एक पूरा पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जिस तरह
चाहे जो भी आवाज़ उठाना चाहे, जो भी राय का इजहार करे तो उनको हक है। लेकिन जो तरीक़ाकार कुंडी साहब ने बताया, मेरे ख्याल में उस तरीक़ाकार तक रहते हुए अगर कोई बात हो तो बेहतर है। अगर उससे आगे कोई चलकर कर देते हैं कि ऐसे तारीखें शुरू करती जिससे मुल्क और कौम को नुकसान होते, तो मेरे ख्याल में वो तो न उनके मुफाद में न मुल्क और कौम के मुफाद में है। मैं बाबा हैदर ज़मान से बड़े माजूरत के साथ कि वो कल जो वहाँ पे उसने कराची में जलसा किया है, तो हमें इससे गरज नहीं, जलसा करना ये हर आदमी का हक है। लेकिन क्या कराची में यही चीज़ जलसा करने से कराची के अमन में फ़ायदा होगा? अभी भी मैं जब मेहर आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो इससे 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले मेरे सदर जो सिंध का जो अभी अब सेनेटर शाही सईद साहब, उसकी रैली जा रही थी और जो रैली डिस्पर्स हुई, जो वापस हमारे कारकुन जा रहे थे तो एक जगह पे उन पे फायरिंग हुई, 6 लोग हमारे जख्मी हो गए। अब मुझे ये बता दें कि इस सूरत हाल में कि जब कराची की सूरत हाल इसी नौबत की है, और वो देखिए मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो क्या कहता है, वो क्या कर रहा है कराची के हालात की, क्योंकि कराची को जितना नुकसान होगा वो पूरा मुल्क को नुकसान इसलिए होगा कि आपकी इकॉनमी हब है कराची, और वहाँ पे जब आपकी हालात, अगर आपकी वहाँ पे अमन नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, वहाँ पे लोग मजदूरी कैसे करेगा, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट या इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? तो मेरे ख्याल में ये नहीं, हाँ बाबा हैदर ज़मान का जो एक आवाज़ है या जो उसका एक मुतालिबा है, बेशक करे, ये हर एक का हक है, ये जमहूरी हक है, ये कोई किसी से नहीं छीन सकते हैं। लेकिन जो तरीक़ाकार है वो आइन के अंदर रहते हुए अगर कोई भी करेगा तो मेरे ख्याल में कोई उसमें ममानियत नहीं है या बुरी बात नहीं है। वो तो सही है, वो तो सही है जनाब, मगर किस कीमत पे हो रहा है? डर इससे लग रहा है कि बात किधर, और सियासतदानों का काम ही होता है रहनुमाई करें, गाइडेंस दें, मगर अगर आपका मुंतज़िम आला वजीर आजम जो है वो सियासी नारा लगाने के लिए या जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं उससे जीतने के लिए या अपने बेटे को तगड़ा करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतना खतरनाक नारा लगा दे और सब चुप रहे, तो अगर इसका क्या करिए? जाहिद खान साहब, आप उनके इत्तेहादी भी हैं, आपका इसमें मौक़िफ़ क्या है? मैं देखिए, मैं एक बात फिर महर वाज़ेह करना चाहूँ, वज़ीर आज़म साहब बात करे या कोई भी करे, अगर ऐसे एक एक हिस्से से या एक एक डिस्ट्रिक्ट से आवाज़ उठेगा तो कल अटक डिस्ट्रिक्ट में कहेगा, क्योंकि 80% उधर पुश्तो बोलने वाले हैं, वो कहेगा हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ जाना चाहते हैं। इसी तरह आपके कर्ब के 11 गाँव हों, ये म्यावाली में है, तो वो भी यही करेगा। मेरे ख्याल में जो मुतालबा है या जो चीज़ें, लेकिन उसके बजाय हम ये काम करें, प्राइम मिनिस्टर साहब की तो पार्टी है ना पंजाब में, उधर करारदाद लेके आए। अगर कब से कह रहे हैं? पिछले नवंबर को सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा था कि करारदाद लाएंगे पंजाब असेंबली में। हाँ, मैं महर वही आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ बातों से इश्तियाल होगा, जज्बात भड़केंगे और जज्बात भड़कने से नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ना उन लोगों का फायदा होगा जो आवाज उठाते हैं या जो अपने राय का इजहार करते हैं, बल्कि उनको भी नुकसान होगा कि जिनके नाम पर ये सियासत की जा रही है। बिल्कुल, अगर आप मुझे इजाजत दें जाहिद खान साहब, मारवी साहिबा, एक नफरत बढ़ेगी, आपस में एक नफरत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ने की बजाय। और आपके याद है कि 64 साल तो हमने जद्दोजहद की कि सूबों को अपने राइट्स मिले, अभी तक जो मौजूदा सूबे उनको भी अपने राइट्स नहीं मिले हैं। खान साहब, इसके ऊपर अभी तफसीली बात करेंगे, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं मारवी साहिबा को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ। मारवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस ऑन जॉइनिंग मुस्लिम लीग नून। और इसीलिए बिकॉज अब आप नुमाइंदगी कर रही हैं, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगी। आप ही की हुकूमत है पंजाब में, हाउएवर दैट साउंड्स टू यू, आपकी हुकूमत में सबसे बड़ा इल्जाम मारवी साहिबा ये लग रहा है कि आप अपने ही सूबे की जनूब में यानी कि साउथ में तरक्की करने के लिए जो है वो आप तैयार नहीं नजर आ रहे। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला से लेकर रावलपिंडी से बाहर हम देखते नहीं आपकी क़यादत को। तो ये क्या बात है? क्या शहबाज शरीफ साहब की, वैसे तो वजारत आला जो है वो लाहौर से लेकर रहीम यार खान तक है, मगर अगर आप अमली तौर पर देखें तो उनकी खिदमत जो है, खिदमत का जज्बा साहिवाल से आगे हमें जाता नहीं नजर आता। अगर ये बात होती महर, तो फिर मुल्तान में जो बाई इलेक्शंस जो हैं उसमें इतने सारे वोट कैसे आते जावेद हाशमी साहब की सीट के ऊपर? और जावेद हाशमी साहब कोई छोटे नाम नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है सियासत में। उसी सीट पे डबल वोट्स लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट सामने आए। सो मेरे ख्याल में पॉइंट ये है कि ये जो सारी बातें, ये सियासी नारे तो लगते रहते हैं, हम सूबों की बात कर रहे हैं, और सूबों की बात जब भी आप करेंगे तो इमोशंस हाई होते हैं। हमारा काम एज सियासतदान ये है कि हम मैनेज करें, और हम इमोशंस को अगर बहुत ज़्यादा वो हाई हो जाते हैं तो फिर वो वायलेंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमने सब्र, तहम्मुल, लॉजिक से इस मामले को संभालना है।
ایموشنز کہاں آئے ہوتے ہیں. بالکل ابھی صحیح بات کی انہوں نے, جوڑنے اور توڑنے کی جو بات کی, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جوڑنا چاہ رہے ہیں, وہ توڑنا نہیں چاہ رہے. لیکن اگر کچھ معاملات اگر کسی ڈائریکشن میں جائیں تو ٹوٹنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ نے بہت صحیح کہا کہ اگر یہ سرائیکی صوبے کی جو آواز نکل رہی ہے, جو ایک obviously جائز آواز ہو سکتی ہے, اور میں نے کافی ٹریول کیا ہے وہاں, میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کا اب یہ بات کرنا 40 سال سے ماشاءاللہ وہ آئی تھنک سیاست میں ہے. ریسنٹلی آئی تھنک ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہاں ایک دم سے ایک ایشو ہے. یہ کافی ٹائم سے ہے, 40 سال پہلے تو شاید انہوں نے یہ باتیں اتنی نہیں کیوں, خیر اب ان کو یاد آئے. بٹ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, لاجیکلی آپ نے بہت لاجیکلی سمجھا دیا ہے کہ لاجیکلی یہ پاسبل پروبیبلی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اگر لیٹس ازیوم کہ سندھ میں سے آپ کوئی ڈسٹرکٹ کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے ہیں تو سندھ تو سول وار کی طرف چلے جائے گا, کیونکہ سندھ اس کے اوپر بات کریں گے. ماروی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, سندھ کے تاثرات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. نہیں, میں سندھ کے اوپر ہی بات کروں گی آفٹر ویری شارٹ بریک, اگر آپ مجھے اجازت دیں. آپ ہی سے آغاز کروں گی. کسی بھی صورت میں, ہاں, اور میں پارٹی کا میں آپ کا جاننا چاہوں گی آپ کی نئی پارٹی کا موقف. مجھے ایک وقفہ لینے دیں اور پھر میں آپ ہی سے آغاز کروں گی. آپ کی نئی پارٹی کا موقف بھی جاننا چاہوں گی, اور یہ برا نہ مانیے گا, شاید آپ کو دفاع کرنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے اپنی نئی پارٹی کی. ایرونیکلی آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کا ہی نام لیا. تحریک انصاف میں تو وہ جا چکے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ شاید یہ بھول گئیں کہ جانے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح جنوبی پنجاب جو ہے وہ اگنور ہو رہا ہے, نظر انداز ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے, اس پہ میں شرمندہ ہوں, اور 5 منٹ مجھے 4 سال میں نواز شریف نہیں دے سکے کہ میں اپنے حلقے کے مسائل ان سے شیئر کر سکوں, بات کر سکوں. So I think it'll take you some time also to defend your new party, but I'll come right. انڈیا نے ایک ہی زبان بولنے والوں کے 3 صوبے بنائے ناظرین, پنجاب, ہماچل پردیش اور ہریانہ. اور تلنگانہ ریاست کا جو ہے وہ آندھرا پردیش میں آج بھی پھڈا چل رہا ہے اور بڑے زور و شور سے, لیکن منموہن سنگھ نے تو کوئی بیان آج تک نہیں دیا, بلکہ ایک کمیشن ضرور بنا دیا اپنے ملک میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر نہیں, بلکہ یہ سرائیکی صوبہ جو ہے اس کا قیام کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں سرائیکی صوبے کی خلاف سازشیں کر رہی ہیں. یہ وہی سازشیں ہیں کہ جس کا پہلے ڈر پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہو رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز رکوانے کے لیے یہ قوتیں متحرک ہیں, لیکن سینٹ کے الیکشنز بھی ہو گئے, اور اب یہی قوتیں جو ہیں, یہ جن کو میں کہوں گی اب یہ سرائیکی صوبے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ کنڈی صاحب, میں آپ سے یہ تو پوچھوں گی آخرکار یہ کون سے جن ہیں, کیونکہ یہ جن ہی ہیں, یہ ان قوتوں کو بے نقاب تو آپ میں سے کوئی نہیں کرتا, مگر یہ آخرکار کون ہیں جن کا ذکر پہلے آپ کو جو چیلنج پڑتا ہے اس کے سامنے آپ ان کو لے آتے ہیں, اور اب سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, جن تو بہت سے نکل آئیں گے بہت جلدی, لیکن ایک چیز یہ دیکھو, آپ اس کو جو ہے کو اس طرح سے کیوں نہیں دیتے کہ وزیران صاحب جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, شاید انہوں نے ان آفیشلی تمام پارٹیز کو آن بورڈ کیا ہو, جس طرح پہلے ہم نے یونینیمسلی قراردادیں قومی اسمبلی میں اور بلکہ پارلیمنٹ میں کہ ہم نے پاس کرائی ہیں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی ہیں, کیوں نہ انہوں نے شاید ان آفیشلی سب کو آن بورڈ لیا اور انہوں نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو اسی طرح دیا ہو کہ جی وہ سرائیکی صوبہ بنانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا. کیا اس صوبے کے نمائندگان بھی نہیں روک سکتے؟ کوئی نہیں روک سکتا, کیا مطلب ہے؟ نہیں جی, آپ اس کو اگر نیگیٹو لیں یا آپ کی مرضی, اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں وہ آپ کو پتہ ہے, آپ جس طرف سے, لیکن جب میں میرے اپنی طرف یہ ہے کہ آپ اس طرف کیوں نہیں دیکھے کہ انہیں شاید ان آفیشلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا ہو, ان کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے اور شاید ہم یونینیمسلی بھی پاس کرا سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہو کہ وہ جو ہے سرائیکی صوبہ بنانے جا رہے ہیں, اور جہاں تک ان کو بیٹے کی مضبوطی ہے وہ تو ہم ضمن الیکشن میں دیکھ لیں. چلے میں تو نہیں دیکھ سکتی, شاید مجھ سے غلطی ہو گئی. جو شخص 90,000 سے زیادہ ووٹ لے لے اس کو, اگر آپ اجازت دیں ماروی میمن صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گی. کیا میں ہی اس کو پازیٹیولی یا مثبت طریقے سے نہیں لے پا رہی, اور کیا یہ میں ہی ہوں کہ جس کو یاد آتا ہے کہ پہلا نعرہ جب اٹھایا تھا وزیر اعظم نے, تب ملتان میں جو ہے یہ نعرے اٹھے تھے کہ سرائیکی صوبے کا وزیر اعلیٰ عبد القادر گیلانی, ان کا بیٹا, بار بار یہ نعرے اٹھے تھے, بینرز بھی لگے تھے. یہ مجھے ہی یاد پڑ رہا ہے صرف؟ نہیں, obviously there's a political connotations اس کی ہے, elections ایکسیٹرا, اور چیف منسٹرز نئے جو بنیں گے نئے سارے صوبوں کے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں نئے صوبوں کی کیا ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس میں بہت ایک لاجیکل سا ایک موقف ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ, تب جب یہ سمجھا جائے کہ ادھر کی جو پاپولیشن ہے اس کو ضرورت ہو اور وہ بہت اتنا بڑا ہو گیا ہو اسٹرکچر کہ وہ مینیج نہیں ہو رہا ہو.
इसके साथ साथ जैसे कि पाकिस्तान पंजाब नवाज के कायद ये भी कह चुके हैं, सुन लीजिए प्लीज बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहां तक सिंध का ताल्लुक है उसको किसी भी सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट सिंध के हवाले से PMLN के कायद दे चुके हैं कि वहां कोई डिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां की आवाम को टोटली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर खुदा ना खासा वहां कोई वारदात होती है तो वो सिविल वॉर की तरफ सारे पूरे मुल्क को पता है कि वो जा सकती है। तो कुछ इलाकों में जहां आप जोड़ने की बातें करेंगे वहां टूटने की बातें हो जाएंगी, तो वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी क्लियर है इस मामले पे, दूसरों ने क्लैरिटी नहीं शो की है और उनको भी चाहिए कि वो क्लैरिटी शो करें सिंध के हवाले से। जहां तक बात आती है कंसल्टेशन की, कमीशन की, तो वो कंसल्टेशन कमीशन होनी चाहिए और आईन में कब बनेगी, उसमें कौन होना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई काम नहीं किया गया। आई थिंक अभी कुंडी साहब इज बेटर प्लेस टू आंसर दैट, बट पीपल्स पार्टी ओनली मेड मंशूर कमेटी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आईन में एक तरीका लिखा हुआ है, आइन के तरीके को फॉलो करते हुए अगर कोई चेंजेस होते हैं तो फिर इसमें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोई रुकावट हो नहीं सकती। और दूसरी बात, जहां तक मैं वापस रिपीट करूंगी, आपने मेरी नई पार्टी की बात की, तो बेशक वो नई मेरे लिए होगी, लेकिन उसका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हमने अभी रिसेंटली बाई इलेक्शंस में वहां बहुत डबल वोट्स लिए, पहले 20,000 और अब 40,000 से ज्यादा। सो ये बात नहीं है कि नून लीग का वहां जो है स्ट्रेंथ कम हो रही है, और नून लीग की स्ट्रेंथ बढ़ी है बाई इलेक्शंस में। सो ये आई थिंक कहना मुनासिब नहीं होगा कि नून लीग की डेवलपमेंट एक्सेट्रा, बिकॉज नून लीग सदर्न पंजाब में प्रूव कर चुकी है बाई इलेक्शन वोट से ज्यादा क्या चीज हो सकती है जो प्रूव करे। मेरे ख्याल में जैसे आपने शुरू में कहा और आपने अच्छी बात की कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा, अगर मुझे इजाजत दीजिए मालवी साहब, हमारे साथ वसीम आफ्ताब साहब भी मौजूद हैं। इश्यूज को बहुत सेंसिबली डील करना चाहिए। ओके, थैंक यू। वसीम आफ्ताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा है, राब्ता कमेटी का भी हिस्सा है। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन साहब तो बार बार जनूबी पंजाब की महरूमियों की बात करते हैं, और मालवी मेमन साहिबा की आपने बात सुनी कि वोट तो अभी भी उनकी क़यादत को ही पड़ रहे हैं, तो कौन सी महरूमियाँ, कौन सा दुख, कौन सा दर्द, किसकी बात अल्ताफ हुसैन करते हैं? आपने तो हमायत अफसराई की सूबे की भी कर दी है। देखिए मेहर, मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ना ये आसमानी सहीफ़ों में लिखे हुए हैं कि 4 ही रहेंगे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने पड़ोस ममालिक को देखें, जो भी कवानीन होते हैं या इसकी हदबंदियाँ होती हैं ये इंसानों के लिए बनाई जाती हैं। आज अगर ये तमाम सूबे बहुत आसानी के साथ चल रहे होते, जो अनरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे में पाया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी बका और सलामती के लिए ज़रूरी है कि हम अददी बुनियाद पर किसी चीज़ को फतह करने की तरफ ना बढ़ें। अगर हमारे अदद ज़्यादा हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम माइनॉरिटी को जिस तरह चाहेंगे उनका इस्तेहसाल करेंगे जमहूरियत के नाम पर कि भाई फलां पार्टी के पास 2-2.5% या जो भी है उसका मैंडेट है, इतनी अददी अक्सरियत नहीं है, तो हम उनको सूबा नहीं बनाने देंगे। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान बलूचिस्तान जहाँ पर पहुँच चुका है, आज हज़ारा के अंदर जो सूरत हाल है, जो जनूबी पंजाब के अंदर सूरत हाल है, और मारवी मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, आप बिल्कुल कीजिएगा, मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, बिल्कुल कीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि यही सूरत हाल जो मारवी मेमन साहबा ने कहा कि अगर सिंध में हो जाएगी तो सिविल वार हो जाएगी, इतना ये इंसानियत की चैंपियन बनती हैं क्या अगर इस बुनियाद पे क्या यहाँ की मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कत्ल कर देगी, उनके इस्तेहसाल करेगी, तो उस वक्त भी क्या वो जायज़ होगा? ये किस तरह की बातें कर रही है? यानी कि अगर आप सिंध के लोगों का इस्तेहसाल करते चले जाएंगे, आप इस वजह से इसकी तकसीम नहीं करेंगे कि ये यहाँ पर लसानी फसादात हो जाएंगे या यहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगी, तो ये कोई मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के सूबे पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाए गए हैं, और पाकिस्तान के लोग अगर आज इन सूबों के अंदर मुतमईन नहीं है, वो ये समझते हैं कि उनके हकूक उनको नहीं मिल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर मजीद इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। ये पाकिस्तान के हर जमहूरी आदमी का हक है। मैं आऊंगी आपकी जानिब, जो क्लैरिफाई करने मारवी साहिबा, फिर मैं जरा मैं क्लैरिफाई, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। बहुत बड़ी बात यहाँ हुई है। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ MQM के रिप्रेजेंटेटिव से कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि सिंध में एक आवाज उठ रही है मेजॉरिटी की, सिंधियों की मेजॉरिटी की, वो चाहते हैं कि सिंध तकसीम हो। जवाब दीजिए प्लीज। बीबी आपके कायद ने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था इस हवाले से कि वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते। ये सबसे पहले अल्ताफ भाई ने कहा कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते, लेकिन मैं आपकी बात को गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि आपके कायद ने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमारी पार्टी ने तो क्लियरली कह दिया है कि वो बीबी आप बात सुने, बीबी आप बात सुने, आपने कभी नहीं कहा। आप पहली दफा ये बात कर रही हैं, आप पहली दफा ये बात कर रही हैं कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। अल्ताफ भाई ने एक दफा नहीं 10,000 दफा ये बात कही है, हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। MQM सिंध की तकसीम, हाँ या ना?
बीबी सुने आप सुने आप बीबी यहाँ पे गेम नहीं करें, आप अपना पॉइंट स्कोर ना करें, आप अपना पॉइंट स्कोर ना करें। आपसे पहले मेरे कायद ने मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या एमक्यूएम चाहता है कि सिंध की तकसीम हो या नहीं हो? जवाब दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते। आप बता दें क्या एमक्यूएम चाहता है या नहीं? अभी इन्होंने कर लिया ना सवाल, अभी इन्होंने सवाल कर लिया, मैं बताता हूँ। ये आज इन्होंने पहली दफा ये बात यहाँ कही है कि भाई सुन ले, सुना बीबी सुना भी करें, ये जो वडेराना ज़हनियत है ना इसको चेंज करें, ये जो ज़हनियत है ना आपकी, हाँ सुने तो सुनेंगे तो आप डर क्यों रहे हैं? जवाब देना। आपको बीबी हम नहीं डरते, देख रहे हैं आप। सुन तो ले, सुनने का तो हौसला पैदा करें बीबी, सुनने का हौसला। ये जो वडेराना ज़हनियत है इसको चुप करें, इसको समझने को दूसरे का सुनने की बात इसलिए क्यों? क्योंकि आप सिंध को तकसीम करना चाहते हैं। चलिए जवाब सुन लेते हैं ना, सामने कौम के सामने क्लियर करें ये बात, हाँ या नहीं? सुन लीजिएगा क्यों रहे हैं भाई? जवाब दें, हाँ या नहीं का क्या मसला है भाई इसमें? मैं तो आपको क्लियर मौके बता रही हूँ ना, आप क्यों नहीं क्लैरिटी ला रहे हैं? हमें तो क्लैरिटी बोलने फिर उसके बाद मैं बोलता हूं ना, बात करवा लेंगे, मुझे जवाब सुन लेते हैं ना। इतना तो कम से कम ये आप एमक्यूएम सिंह की तकसीम नहीं चाहती, एमक्यूएम सिंह की तकसीम नहीं चाहती, एमक्यूएम सिंह की तकसीम नहीं चाहती। हाँ आप सिंह की तकसीम चाहती हो, आप सिंह की तकसीम चाहती हो, एमक्यूएम सिंह की तकसीम नहीं चाहती, एमक्यूएम सिंह की तकसीम नहीं चाहती। इससे ज्यादा क्लियर कब नवाज शरीफ साहब ने किस स्टेज पे कहा है? आप मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब ने कब और कहां ये बात कही है कि वो सिंध की तकसीम? मैं अल्ताफ भाई के 10 स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको, जहां अल्ताफ भाई ने कहा कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। आप झूठ ना बोले मीडिया पर बैठकर, आप झूठ ना बोले, आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ बोल रही है मीडिया पर बैठकर। आपके कायद ने कब कहा है कि आप नवाज शरीफ साहब का बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जब उन्होंने कहा आप झूठ ना बोलिए, सिंध को तकसीम आप लोग करना चाहते हो। आप जिस ज़हनियत के साथ बैठी है आप सिंध को तकसीम करना चाहती है। तकसीम नहीं करना चाहती, आप सिंध को तकसीम करना चाहती है। आप इंतहाई झूठी है और आपकी क़यादत भी झूठी है। आपके कायद ने कब कहा है कि सिंध की तकसीम नहीं चाहते? मुझे बताइए किस स्टेटमेंट ने कहा है? इजाजत दे दीजिए प्लीज। समझ में मुझे नहीं आ रही आपकी बातें। अच्छा आपने मेरी नहीं आ रही तो सुने, इसलिए मैं कह रहा हूँ चुप होकर सुने। मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड प्लीज। आप दोनों आते मेरी बात अल्ताफ भाई ने 10 दफा कहा है, अल्ताफ भाई ने 10 दफा कहा है कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। लेकिन अगर आप सिंध के लोगों को जिबा करते रहेंगे और फिर ये कहेंगे नहीं हमारी अददी अक्सरियत, ये कौन सी जमहूरियत है? मेहर आई थिंक इनको थोड़ा काम डाउन कराएं, इनको थोड़ा सिखाएं आप भी पहले काम डाउन हो, आपको भी सुनने का हौसला होना चाहिए। गुजारिश, बैठने की तमीज सीखी आप कहीं। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही, बड़े काम इनको क्या हो गया? मेरी बात सुन लीजिए एक सेकंड। एक सेकंड, आपने क़यादत के बारे में क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आई, आपने सुना कभी मुझे? मैं आपकी बात में बोला, मैं इनकी बात में अगर बोला हूं तो आप मुझे बताइए, ये मेरी बात में मुस्तकिल बोल रही है। आप दोनों मुझे मौका दे दें तो सब आपकी जानिब आऊंगी। बात ये हो रही थी कि कौन सी जमात के कायदीन आखिरकार क्या चाहते हैं और किस नीयत से चाहते हैं, मगर जिक्र नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी हुआ। और अब जो नया बिल एमक्यूएम लाई भी है और वो आइन में तरमीम भी करना चाहते हैं कि क्लॉज 4 जो है यानी कि सूबाई हुकूमतों का जो एक हक है, एक राइट है कि वो इस बात का तयन करें कि उनकी हदूद जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, या हदूद छोटी हो बड़ी हो, उसके अंदर और तकसीम हो अपने प्रोविंस में, वो उनसे लेके नेशनल असेंबली को दे दिया जाए। इसको आप किस तरह देखते हैं? एक बात मेहर मैं वाज़ेह करूं कि हम किसी भी सूरत में, क्योंकि हमने हमेशा के लिए स्ट्रगल किया सूबों के हुकूक के लिए, और हम किसी भी सूरत ऐसे बिल को या ऐसे अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे जो सूबों से वापस इख्तियारात मरकज़ लेते, क्योंकि इस मरकज़ ने ये जो फेडरेशन था इसने मशरक़ पाकिस्तान को अलग किया। आज बलूचिस्तान की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहे, और वो वजह यही थी कि फेडरेशन से सूबे नालाते, और वो इस वजह से नालाते कि उनके हुकूक को या उनके राइट्स को नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो अब जो उनकी 18 अमेंडमेंट में तो हमने और राइट्स दिए, और कोई भी पार्टी दोगले पॉलिसी न करे। अगर एक तरफ वो सूबाई खुद मुख्तारी चाहते, एक तरफ सूबों की बात करते और दूसरी तरफ वापस सूबों से सूबाई असम्बली से इख्तियारात लेते, तो मेरे ख्याल में ये कौम के साथ धोखा है, ये कौम के साथ नाइंसाफी है, ये कौम के साथ दुगलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मेरे एमक्यूएम के भाई को मेरे ख्याल में इल्म ही नहीं है,
وہ کہتے ہیں ہزارے میں احساسی محرومی ہے. ان کو علم نہیں ہے سب سے زیادہ حکمران ہزارے کے ہمارے صوبے میں حکمران رہے, 4-5 چیف منسٹر رہے ہزارے سے. ہمارے ایک بار چیف منسٹر آیا ہے. اس وقت 2 انڈسٹریل سٹیٹس ہے جو ہزارہ میں ہیں, ایک ہتار ہے اور ایک ہری پور ہے. اس کو یہ علم ہی نہیں ہے. ہاں وہ لوگ ناراض ہے, ہم سے گلہ ہے کہ جو پختونخوا کا نام رکھا گیا, لیکن ایک بات ہے, ہم 60 سال ہم نے جدوجہد کی اس کے لیے. یہ 180 سال پرانا معاملہ ہے. یہ ہم نے نیا چیز مگر آپ نے نہیں بھی لیا تو ہے. خان صاحب 2010 میں تو ANP نے بھی تو یہ سفارش کی تھی نا کہ بلوچستان کے جو پختون ہیں ان کے لیے بھی ایک جنوبی پختونخوا بنا دیا کرے. نہیں, ہم نے بالکل نہیں کہا. ہم نے بالکل نہیں کہا. جبکہ یہ بات آئی بلوچستان کے میں پختونوں کو میں تو سلام کرتا ہوں. جب یہ بات آئی ہے اور بلوچستان کی پختونوں نے یہ بات کی تو بہت سارے پارٹیوں نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے, ایسے نہیں کیا جائے. تو اس نے اپنے واپس الفاظ لے لیے, اپنے بات واپس لے لی کہ اس سے انتشار پھیلے گا, اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اب ہمیں یہی جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کی ثمرات صوبوں کو جانے دے, کیونکہ صوبوں میں پہلے احساسی محرومیاں ہیں. ایک میں آخر میں کہ جو مریم میومن نے ایک بات کی میرے MQM کے بھائی سے, دیکھیں میرے بھائی آپ لوگ تو 5 ڈسٹرکٹ جو کراچی کے اس کو بحال ہونے نہیں دے رہے. آپ دوسرے صوبوں کے ڈیوائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ حیدرآباد کے 4 ڈسٹرکٹ بنائے ہوئے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کو ہونے نہیں دے رہے. پہلے تو اپنے جو کول پھیلے اس میں تضاد تو نکال لے. ہم کسی چیز کے خلاف نہیں ہیں. ڈیمانڈ جس کا بھی ہے عوام کے جمہوریت کا رائے ہے, لیکن یہ سب پہ لاگو ہونے چاہیے. اور اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر وہ ان لوگوں کو بھی حق دے دے جو 5 ڈسٹرکٹ مانگ رہے ہیں, جو ایک ڈسٹرکٹ حیدرآباد مانگ رہے ہیں, اور اس کو تو اپنے رائٹس تو دے دینا. بالکل. یہ اس سے پہلے میں یہ سوال وسیم میرا ایک سوال ہے, کر دیجئے مختصر سا کہ پھر ایک ہی وقت میں جواب دیں وسیم صاحب. جی میرا ایک سوال ہے. ہیلو, کر لیجئے نا ماروی صاحبہ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر کیونکہ میں نے بیچ میں تھوڑا مس کیا ہے, لیکن میں کنڈی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ لاجکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اگر وہ, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نئے صوبوں کے خلاف نہیں ہے, یہ کلیئر ہونا چاہیے. صرف سندھ کی تقسیم پہ مارچ 2 پہ میاں نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اگینسٹ ہیں, شکر الحمدللہ. لیکن جہاں تک سرائکی صوبے اور ہزارہ صوبے کی بات ہو رہی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کنڈی صاحب سے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ وہ تو پورے ملک کے پرائم منسٹر, وہ صرف جنوبی پنجاب کے پرائم منسٹر نہیں ہے, صرف سندھ کے یا پنجاب, مطلب ایک علاقے کے تو نہیں ہے, تو کیا انہوں نے یہ سوچا کہ وہ سندھ سے 2 اٹھائیں گے ڈسٹرکٹ, تو فلاں سے 2 اٹھائیں گے, تو فلاں سے 3 ڈسٹرکٹ اٹھائیں گے؟ کیا انہوں نے لاجکلی کوئی چیز؟ یہی تو بات ہے, یہی تو سوال ہے. مگر ماروی صاحب اگر اجازت دیجیے, اس سے پہلے میں بس وقت کی قلت ہے. ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. ایبسولوٹلی, دیٹ از دی مین کوسچن کہ کدھر سے آپ کاٹیں گے پاکستان کو. یہ تو بتائیں نا کدھر سے کیا لیں گے آپ. ان کی کمیشن بھی بنی ہوئی ہے. مگر وسیم آفتاب صاحب وقت مختصر ہے, اپنی دوغلی پالیسیوں کا جواب دے دیں. الزام آپ پہ بڑا سنگین لگا ہے. دیکھیں مہر, ہماری کوئی دوغلی پالیسی نہیں ہے. دوغلی پالیسی تو ان کی ہے. میں ان کو ایک بتاتا ہوں, جس ہندوستان کے یہ بڑے دلدادہ ہیں جہاں کے ان کے قائد سرحدی گاندھی رہ چکے ہیں, اسی ملک کے اندر صوبہ میری بات سن لے گا, بیچ میں نہیں بولیے گا, اسی ملک میں صوبہ بنانے کے لیے اس طرح کا کوئی گورکھ دھندا نہیں ہے کہ آپ 2/3 اکثریت رکھیں گے تو صوبہ بنے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اگر میری 2 بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں تو کیا فیصلہ, ابھی جائز میری بات سنیں, یہ تو جاتی کر رہی ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ اگر پختونخوا میں ہزارہ کے ان کے درمیان اختلافات ہیں تو فیصلہ کسی بڑے حق کو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ANP اس کا فیصلہ کرے, کیونکہ ANP اس میں خود فریق ہے. تو خدارہ اس ملک کو بچانے کے لیے یہ اس طرح کے دلیل نہ لے کر آئیں کہ یہ چونکہ صوبائی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے, اس صوبے کے سوال کا جواب نہیں دیا. میرا وقت آج ختم ہو چکا ہے. ہم جو دل چاہے کریں تو یہ نہیں چلے گا. آپ کو لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے بچانے کے لیے. اگر 10 معذرت چاہتی ہوں, میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے.